कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को सादर सादर शुभविहार। आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। यह संगत कार्यक्रम प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है। हमारे पूर्वजों के सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसके अलावा प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं का जीवन रहस्य क्या है, इन सभी विषयों के ऊपर इसमें बातें होती हैं और यह कड़ी दर कड़ी चलने वाला एक धारावाहिक कार्यक्रम है जो सप्ताह में 4 दिन मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को प्रसारित किया जाता है। इस संगत का महत्व इस बात के लिए भी है कि जब हम प्रतिदिन इसमें जुड़ते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, तो स्वमेव ही अपने आप धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन होने लगता है। अपने भीतर वो ज्ञान का प्रकाश प्रवेश करने लगता है, जिससे हमारे भीतर की भ्रम, अज्ञानता, दुख, तकलीफ, पीड़ा, भय, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एक अच्छी आदतों का निर्माण होने लगता है। आदत जो होती है वो अपने आप धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में। उसको अचानक एक दिन में, 2 दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। उस आदत को छोड़ने के लिए लगातार संगत की जरूरत होती है और ये संगत ऐसा करके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। ये कार्यक्रम जिसमें हमने शंभू शेख के जीवन दर्शन, उनके मूल सूल सर्दी का अध्ययन करते हुए पारी कुपाल लिंगो जी के दर्शन को अध्ययन किया। उसके बाद पारी कुपाल लिंगो जी की व्यवस्था के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता जैसे उन्नत लेवल की सभ्यता हमारे पूर्वजों ने विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अगर सही से हम लोग उसका आकलन निकालें तो करीब 1200 सालों तक सिंधु घाटी की सभ्यता चरम अवस्था में रही। 1200 साल कहने का मतलब है 1200 साल पहले। 1200 साल तक वो सभ्यता रही। हमारे आजादी को कितना साल हुए हैं? 100 साल भी पूरा नहीं हुए। भारत की आजादी को 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। फिर भी इतना परिवर्तन दिखाई देता है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता को 1200 साल तक वो सभ्यता बनी रही। और
बहुत दूर दूर तक फैली। अब वो सभ्यता वर्तमान साम्राज्यवादी सभ्यता की तरह नहीं था। एक व्यक्ति उतनी बड़ी सभ्यता, उतना बड़ा नगर का निर्माण नहीं कर सकता। महानगर है, समझिए, वो जिस प्रकार से दिल्ली मुंबई महानगर होता है, उसी प्रकार से महानगर था वो, जहाँ पर सारे सुख सुविधाएं थी, उस समय की सारे सुख सुविधाएं। यद्यपि उस समय बिजली का खोज नहीं हुआ था, मशीनों का खोज नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी उस समय के हिसाब से जो श्रेष्ठ संसाधन रहे होंगे वो वहां मौजूद था। देश विदेश से व्यापार वहां चलता था। उतनी बड़ी सभ्यता अकेले निर्माण करना संभव नहीं है। वो संगठित शक्ति से उसका निर्माण हुआ, और उस संगठित शक्ति का नाम है कोट सभ्यता, कोट गण व्यवस्था। अभी तक हम लोगों ने नारगण व्यवस्था, और नारगण व्यवस्था से पहले जो कबीलाई गण व्यवस्था, जब गुफाओं में निवास करते थे, कबीला के रूप में थे, तो उसको कबीलाई गण व्यवस्था हम लोग कह सकते हैं, गोंडोला व्यवस्था कह सकते हैं। उससे और विकसित हुआ तो नारगण व्यवस्था। जब गांव बने तो नारगण व्यवस्था में पहुंचे, और नारगण व्यवस्था से ऊपर 12 गांव की परगना, और परगना व्यवस्था से ऊपर गढ़ की व्यवस्था, जैसे कुदरगढ़, डोंगरगढ़, टिटलागढ़, रायगढ़, सारंगगढ़ आदि जो सुनाई देते हैं, वो गढ़ की सभ्यता। और गढ़ से भी जब ऊपर पहुंचे तो कोट सभ्यता, जैसे अमूर कोट, जैसे पेंकमेड़ी कोट, जैसे सूरगुजा कोट, जैसे नागद्वार कोट, पताल कोट। पाकिस्तान में भी बहुत से कोट है, बालाकोट है, जैसे पठानकोट है। तो ये कोट शब्द का जो मतलब है, उसका अंग्रेजी में डीजी कहते हैं। डीजी मतलब नगर राज्य। एक ऐसा राज्य जो नगर की शैली में बना हो। जैसे दिल्ली मुंबई महानगर है, उसी शैली में बना हो। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर शैली में था, और उसका नाम नगर शैली इसलिए पड़ा क्योंकि उसको नाग टोटम वाले राजा ने पहली बार डिजाइन किया, इसलिए उसको नागर शैली कहा जाता है। बाद में वो नागर शब्द जो नगर बन गया, और नगर शब्द का प्रयोग होने लगा सभी शहरों के लिए। और वहां जो रहने वाले लोग थे उसको नागरिक कहा जाने लगा। नाग, लोगों का नगर। कई तो ग्रंथों में आप सुनते होंगे कि नाग राजा, महाभारत में भी कथा कहानी में सुनने को मिलता है नाग राजा, तक्षक नाग, दुनिया भर के कई नागों का वर्णन आता है। वो दरअसल बदनाग कबीले के लोग थे। नाग टोटम वाला नाग कबीले के लोग थे। उस समय जितने भी राजा होते थे, सब लोगों को उनके टोटम चिन्ह के नाम से संबोधित किया जाता था, जाना जाता था। उनके कुल चिन्ह के नाम से, उसके कबीला चिन्ह के नाम से उनको पहचान मिलती थी। जैसे जिन कबीला वालों का नाग है उसको नागराज बोलते थे, नाग राजा बोलते थे। जिनका कबीला सिंह होता था, बाघ होता था, उसको बाघ राजा, सिंह राजा। जिनका कछुआ उसको कच्छप राजा।
इस टाइप से संबोधन होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको वृत्तासुर, वृत्त मतलब नाग, असुर मतलब लीडरशिप, नेतृत्व, तो उन्होंने इसको विकसित किया और वृत्तासुर के पूर्वजों ने शायद विकसित किया। अब ये लंबे समय तक चला, बढ़िया से फला फूला। और यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। राजा नाम का राजा होते थे। जैसे गांव में गांव का मुखिया जो है, भले भले गांव का मुखिया होता है, किंतु गांव के लोग मिलकर के सारे काम को सामूहिक रूप से करते थे, सामूहिक रूप से व्यवस्था का संचालन करते हैं गांव के लोग अभी भी। वैसे ही सामूहिक रूप से हमारी सभ्यताओं का संचालन होता था। विवाद की स्थिति में सामूहिक निर्णय होते थे। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई में हर चीज प्रमाण मिले, लेकिन जेल के प्रमाण नहीं मिले, जेल के प्रमाण नहीं मिले। और दूसरा प्रमाण मंदिरों के नहीं मिले। वहां पर बड़े बड़े अन्नागार मिले, बड़े बड़े तालाब मिले, बंदरगाह मिले, यहाँ तक कि पक्की शौचालय, पक्की नालियां मिली, लेकिन वह जेल और मंदिर नहीं थे। बल्कि हमारे पूर्वजों के पेड़ खाना थे। जैसे बिना मूर्ति वाला पेड़ खाना पत्थर रखाया रहता है, वहां बैगा गया था, पंडा पुजारी पहाड़ के माध्यम से जो सेवा गोंगो किया जाता था, वो मिले। अब जेल इसलिए नहीं मिले क्योंकि जेल में बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं था उस समय। जो गलती करता था उसको सामूहिक रूप से उसको दंडित करते थे, और सामने वाला जब अपनी गलती स्वीकार करता था तो उसको क्षमा कर देते थे। फिर 1750 ईसा पूर्व में के आते तक ऐसा क्या हुआ कि वो सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गया, खत्म हो गया, और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। इसका मतलब उस सभ्यता जब नष्ट हुआ तो उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, और मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे वो दब करके खत्म हो गया, गायब हो गया दुनिया से वो सभ्यता। और हमारे लोग वहां से विस्थापित होकर के, वहां से भाग करके मध्य भारत और मध्य भारत से दक्षिण भारत की तरफ विस्थापित हो गए। और जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने फिर से अपना गढ़ किला बनाना शुरू किए, वहां राजपाट करना शुरू किए। ये सभ्यता खत्म हुआ और किसी को खबर नहीं। ये कब पता चला? तो जब अंग्रेज लोग हमारे देश में व्यापार करने आए, और व्यापार करते करते उन्होंने हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया। अंग्रेज लोग, अभी अभी की बात है, बहुत पुराना बात नहीं है, 300-400 साल पहले की बात है। अंग्रेज लोग जब यहाँ राज करने आए, व्यापार करने आए, और व्यापार करते करते धीरे धीरे राज करना शुरू कर दिए, तो व्यापार करने के लिए जब वो रेल की पटरी बिछाने के लिए जब जमीनों को खुदाई करना शुरू किया, तो जमीन के नीचे वो पुराने सभ्यता के अवशेष दिखाई दिए।
तो जब पुराने सभ्यता के अवशेष दिखाई देने दिए तो उन्होंने सरकार को बताया कि भाई मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों पता नहीं। आपके यहाँ नेटवर्क कम होगा भाई। तो अंग्रेजों को जब ये सभ्यता दिखाई दिया तो उन्होंने एक बकायदा जो पुरातत्व विभाग बनाया और व्यवस्थित तरीके से उस सभ्यता की खुदाई करना शुरू किया। तो पता चला कि ये तो पूरा शहर था, पूरा नगर था और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ नगर था। ये अंग्रेजों दे रहा था, आवाज भी नहीं आ रहा था, अभी आया आवाज। और जब उन्होंने अंग्रेजों ने पता लगाने की कोशिश की आखिर ये सभ्यता किसकी है और कैसे बची, वहां पर मुरवा कोट को में मुर्दों का टीला मिला जिसमें बहुत से लोगों को मार करके दफनाया गया था, जिसके शरीर पर, जिसके सिर पर जो है भाला और हथियारों से मारे जाने का सबूत था। तो उसको मुरवा कोट, मुर्दों का टीला भी उसको कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने, पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने उसका डीएनए, जिसको मानव वंश विज्ञान के तहत जो है ये कौन लोग थे, तो वहां जितने भी पुराने जो हड्डी मिले वो यहाँ के मूल वंशियों के, कोयतुरों के हड्डियां थी। और दूसरी तरफ उन लोगों ने जो वेद और पुराण जो लिख करके रखे हुए थे, उसमें जो श्लोक थे, उसमें जो ऋचाएं थी, उसके साथ उन्होंने टेली करना शुरू किया, जिस पर कई जगह उल्लेख थे कि इंद्र की सेना ने शंभूर के हजारों नगरों को तोड़ा, मृत्यासुर को मारा, उनके पशुओं और स्त्रियों का हरण किया। इस प्रकार से बहुत से श्लोक वैदिक ग्रंथों में उन लोगों को मिला। तब ये सिद्धांत निकल करके आया कि जो आर्य जो है वो बाहरी नस्ल के लोग हैं और कभी आर्यों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ है, जिसको आर्य अनार्य संघर्ष कहते हैं, आर्य अनार्य युद्ध कहते हैं। ये सिद्धांत निकल करके आया, इसीलिए किताबों में पढ़ाया जाता है कि आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ। आर्य नस्ल जो है यहाँ का मूल नस्ल नहीं है, वो विदेशी नस्ल है। ये सिद्धांत इतिहासकारों ने दिया। तो आर्य कहाँ से आए थे, ये कई इतिहासकारों ने लिखा कि वो उत्तरी ध्रुव के कुछ प्रांतों पर वो समूह रहता था। यूरोप में, लेकिन शुरू से ही वो झुंड में रह करके एक दूसरे सभ्यता में टकराते थे, लड़ते थे और लड़ करके जो जीतता था वहां के सारे संपत्ति को छीन करके वहां राज करता था। जैसे हमारे सभ्यता में क्या हुआ कि हमने
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, खेती शुरू किया, पशुपालन शुरू किया और अपनी सभ्यता को उन्नत बनाया। लेकिन यूरेशिया प्रांत का जो ये समूह था, इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो पहले से जो काम कर रहा है उनकी सभ्यताओं पर अटैक करता था और उसको नष्ट करके वहां की संपत्ति को छीन करके अपना जीवन यापन करता था। ऐसा करने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और जिनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है फिर वो उस प्रवृत्ति को छोड़ता नहीं है। तो वहां से एक आक्रमणकारी समूह के रूप में निकला और इसी काम के लिए वो पारंगत हुआ। अपने इस गति को अंजाम देने के लिए घोड़े का इस्तेमाल और हथियारों का इस्तेमाल करने लगा। डॉक्टर एल.पी. शर्मा नामक जो इतिहासकार है, उन्होंने अपने किताब में लिखा प्राचीन इतिहास में कि ये उस प्रदेश से निकले और उत्तरी अमेरिका के अंटोनिया नामक क्षेत्र पर इन्होंने अटैक किया। फिर वहां से होते हुए मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं को नष्ट किया। फिर वहां से होते हुए ईरान, इराक के माध्यम से हमारे मध्य एशिया में प्रवेश किया। मध्य एशिया, जहां पर कैस्पियन सी है, सागर है, उधर जाकर के लंबे समय तक अपना ठिकाना बनाया, अपना आवास बनाया। फिर मध्य एशिया से उन्होंने चलना प्रारंभ किया और जब हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में जब उन्होंने प्रवेश किया तो यहाँ की सभ्यता को देख करके वो दंग रह गया, हैरान रह गया और इस संपूर्ण सभ्यता को लूटने का प्लान बनाने लगा, योजना बनाने लगा। और इस प्रक्रिया में उन्होंने 100 साल लगा। जो देवासुर जिसको आर्य अनार्य जो संग्रह है, संघर्ष है, युद्ध है, वो लगभग 100 सालों तक जारी रहा और उसी संघर्ष को लंबे समय तक अंजाम दिया गया। कई प्रकार की साजिशें रची गई। हमारे कछुआ टोटम वाले राजा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के ऊपर पहले अटैक हुआ और विष्णु को अपने साथ मिला करके आर्य अनार्य युद्ध छेड़ा, जिसको देवासुर संग्राम कहा जाने लगा। वो लोग देवासुर संग्राम बोले। बाद में जब लिखा गया इसको ग्रंथ के रूप में तो देवासुर संग्राम नाम दिया गया। और जब ये युद्ध खत्म हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ था, ये लंबा समय तक अभी तक जारी ही था समझिए। उसके बाद फिर वेदों की रचना प्रारंभ हुई। वेदों के श्लोक बने, लिखे नहीं गए। तो वेद कब बने? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद बने। मतलब युद्ध के बाद वेदों की रचना शुरू होती है। अभी तक वेदों के बारे में क्या कहा जाता है कि संसार की रचना से पहले ब्रह्मा ने वेदों की रचना की। ऐसा नहीं। जो कॉलेज की जो पाठ्यक्रम है, विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप सर्च करेंगे, चाहे गूगल में सर्च करेंगे कि वेदों की रचना कब हुई, तो उसमें दिखाएगा
कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा पुराना है और वेद की आयु नया है। वेद जो है बाद में बने, पहले सिंधु घाटी सभ्यता बना। और उस वेदों में इस युद्धों का, देवासुर संग्राम का उसमें वर्णन है। इससे ये प्रमाणित होता है कि उनके पूर्वज और हमारे पूर्वजों के बीच में भीषण युद्ध और भीषण संघर्ष हुए। और चूंकि हमारे जो आक्रमणकारी होता है वो कहीं से भी अटैक करता है, और जो सुरक्षा के मूड में होता है हमेशा वो कमजोर होता है। मान लीजिए कहीं पर गांव में 100 लोग बैठे हों और उसमें 2 व्यक्ति तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के आ जाए तो वो 2 व्यक्ति ही जीतेगा, 100 व्यक्ति नहीं जीत पाता है, हार जाता है। क्योंकि जो 2 व्यक्ति आक्रमण के रूप में आया है, आक्रमणकारी के रूप में आया है, उसके पास हथियार है, वो पहले से प्लानिंग करके आया है। लेकिन 100 लोग जो बैठे हैं उसके पास कोई तैयारी नहीं है, इसलिए वो 100 लोग हार जाते हैं। इसलिए हमेशा आक्रमणकारी जीतता है। जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें अधिकांश में आक्रमणकारी ही जीतता है, और वही हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो प्रलय के कारण से नष्ट हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गया था जिसके कारण से नष्ट हुआ, और बाद में और भी खुदाई हुआ, और डीएनए का जब जांच हुआ बांसेट वाले इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि डीएनए रिपोर्ट भी यह साबित करता है कि आर्य जो नस्ल है वो बाहरी नस्ल है। हम लोगों का कोई दूरों का मूलवर्ती नस्ल नहीं है। फिर हमारी सभ्यता नष्ट हो गई, और जो हमारी सभ्यता क्षेत्र में एक नया राष्ट्र का उदय हुआ जिसको आर्यवर्त कहा जाता है। आर्य लोगों ने अपना वहां राज स्थापित किया जिसको आर्यवर्त कहा जाने लगा। इस प्रकार से इतिहास की बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा अतीत क्या है और भविष्य में हमें किस प्रकार से कार्य योजना बनाने हैं। कुदरत का नियम है उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। हमारी सभ्यता कई बार ऊपर उठा और बहुत ऊपर उठने के बाद फिर विनाश की तरफ चला गया। और फिर हम लोग जंगलों की तरफ आ गए। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जंगल में रहेगा तो वो भूल जाता है कि हमारे गढ़ किला भी थे। अगर किसी व्यक्ति को सजा के तौर पर 2-3 पीढ़ी तक उसको जंगल में रहने का आदेश दे दिया जाए तो उनके आने वाले बच्चे यह भूल जाएंगे कि कभी हमारी गांव और बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, भूल जाएंगे ना। वैसे हम लोग भूल चुके
कि हमारे गढ़ किला के हमारी इतनी उन्नत नस्ल की उन्नत किस्म की सभ्यता थी, हम सब लोग भूल गए और नए सिरे से जंगल में जाकर के नए सिरे से फिर से उठने लगे। हमारे शंभू शेख के द्वारा बताए गए अभ्यास, जिसको 2015 कहते हैं, वो भी हाईजेक हुआ और 185 ईसा पूर्व में, जिस समय पुष्यमित्र शुंग का शासक था, उसी समय पतंजलि नामक जो पुरोहित थे, उन्होंने हमारे शंभू शेख की योग और तंद्रा को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में प्रसारित करके उसको योग और मेडिटेशन आदि के रूप में उसको विस्तारित किया। तो आज का योग करते हैं, सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाएंगे, कमर पीठ सीधा कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और गहरा लंबा श्वास भरना है। तब गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। इसके पहले पूरे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए, शांत कर लीजिए। संपूर्ण शरीर आपका शांत और रिलैक्स हो रहा है, सिर से लेकर के पैर तक संपूर्ण शरीर शांत और रिलैक्स हो रहा है।